ओके, आज की क्लास में हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर सीखेंगे। ठीक है, इसमें आपके पास स्केलर प्रोडक्ट आता है, वेक्टर प्रोडक्ट आता है। इसके बाद फिर हम आगे टॉर्क वाले टॉपिक को डिस्कस करते हैं और फिर आगे फर्दर इक्विलिब्रियम वाले टॉपिक्स को जो है हम डिस्कस करते इस करके जो है ना इस चैप्टर को हम वाइंड अप करेंगे। क्लियर हो गया? आपको आवाज़ आ रही है ना मेरी? हाँ, ऊंचा बोलें, शाबाश। सो आपके पास जो है स्केलर प्रोडक्ट है, ठीक है, और आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट है। सो क्या इनमें बेसिक या मेन डिफरेंस है वो हम सीखेंगे। सो जब भी आप कोई से भी दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो या तो वो स्केलर प्रोड्यूस करता है या तो वो वेक्टर प्रोड्यूस करता है। मतलब जो आपके पास रिजल्टेंट होगा या तो वो स्केलर क्वांटिटी होगा या तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। अगर आप दो, हाँ चलें, इसको एक दफ़ा फिर जल्दी से हम जो है रिव्यू करते फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, सो जब भी हम क्या करते हैं दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और इसके नतीजे में इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है या इसका प्रोडक्ट आता है वो अगर आपके पास स्केलर क्वांटिटी आ जाए तो इस तरह के जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को हम स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अगर हम दो वेक्टर को आपस में जो है मल्टीप्लाई करें तो इसका रिजल्टेंट भी जो है वेक्टर क्वांटिटी हो जाए। ठीक है, और अगर आपके पास दो वेक्टर क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई होके एक वेक्टर क्वांटिटी प्रोड्यूस करें तो इस तरह के वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो जो स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं एक्चुअली डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी वजह से हम इन्हें डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है। जबकि वेक्टर प्रोडक्ट को हम जो है क्या करते हैं क्रॉस जो है क्रॉस जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसी वजह से हम इसे क्रॉस जो है प्रोडक्ट भी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखो मैंने जो है दो वेक्टर यहाँ पर लिखा गया है, ए और बी दोनों वेक्टर है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने जो है एरो का सिंबल डाला है, इसका मतलब ये वेक्टर है। तो ये दोनों वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होके एक स्केलर क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पर आपके पास देखो ए और बी मल्टीप्लाई होके एक सी प्रोड्यूस हो रहा है एंड सी इज हेयर स्केलर क्वांटिटी। तो इस तरह के प्रोडक्ट को या इस तरह के वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को हम स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता था। और फिर हम स्केलर प्रोडक्ट को हमेशा क्या करते हैं डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसी वजह से हम इन्हें डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है। और यहाँ पर देखो मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो हियर ए डॉट बी इक्वल टू सी एंड सी इज हियर ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो अगर आप ए डॉट बी को खोलें तो क्या होगा, ए बी कॉस इट आएगा। इस डॉट को खोलें तो आपके पास क्या आएगा, कॉस इट आएगा, वेयर दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स ए एंड बी। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर देखो मैंने दो वेक्टर्स यहाँ पर लिखे गए हैं ए और बी, और इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो ये दोनों वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होके एक तीसरा जो है वेक्टर बना रहा है जिसको मैंने सी का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सी के ऊपर मैंने एरो का सिंबल नहीं डाला है, यहाँ पर सी के ऊपर मैंने एरो का सिंबल डाला है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास सी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि यहाँ पर मेरे पास स्केलर था। तो यहाँ पर दो वेक्टर जो है क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई होके एक और वेक्टर जो है क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रहा है। सो इस टाइप की वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को हम जो है वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाती है। और ऐसे जो है प्रोडक्ट को हम जो है मल्टीप्लाई या बीच में जो है ये क्रॉस का सिंबल जो है लगाते हैं और क्रॉस के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी वजह से हम इन्हें क्रॉस जो है प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने ए क्रॉस भी लिखा हुआ है। सो अगर आप इस ए क्रॉस बी को खोलें तो क्या आएगा आपके पास, ए बी साइन थीटा, और यहाँ पर ये एन कैप लिखा है क्योंकि एन कैप इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये वेक्टर प्रोडक्ट है, आपका जो रिजल्टेंट क्वांटिटी है वो भी वेक्टर है, तो जाहिर सी बात है उसकी भी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पर ये एन कैप उस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो ओके, सो एग्जांपल अगर आप जल्दी से देखें तो देखो मैंने आपके पास स्केलर प्रोडक्ट में वर्क लिखा है। ठीक है, तो वर्क अगर आप देखें तो यहाँ पर एफ डॉट टी है, क्योंकि मेरे पास फोर्स इज आल्सो वेक्टर, डी इज हियर डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो वेक्टर। सो दो वेक्टर क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई होके एक स्केलर क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रहा है। सो वर्क इज हियर स्केलर क्वांटिटी। सो इस वजह से इस जो है प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है, और यही वजह है कि हम यहाँ पर एफ और डी के बीच में डॉट जो है वो लगाते हैं। और अगर आप इसको खोलें तो क्या बनना था, एफ डी कॉस थीटा होते हैं। तो हमने पीछे पढ़े थे ना, 9 में हमने पढ़े थे एफ डी कॉस थीटा, तो एफ डी कॉस थीटा, हाँ एग्जैक्टली। सो एफ डी कॉस थीटा हम क्यों लिखते थे वो भी आपको समझ आ गया। सो वर्क हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम टॉर्क की बात करें, सो टॉर्क आपके पास क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है। यहाँ पर देखें आर आपके पास जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है और एफ आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई होकर एक और वेक्टर क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रहा है। सो यहाँ पर देखो टार्क इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस टा, और ये भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, रिजल्टेंट, तो इस वजह से आपके पास क्या है, इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है।
यस एग्जैक्टली, मोमेंट आर्म इस जो है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मोमेंट आर्म एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ये होती है आपके जो पाइवट पॉइंट से जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का जो दरमियानी फासला है वो मोमेंट आर्म होती है। टार्क पे हम डिटेल से पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। हमने 9th में ऑलरेडी इसको पढ़े हुए थे, तो चीज़ें आपको बिल्कुल एग्जैक्टली exactly। तो मतलब ये है, ठीक है, आपका सिर्फ और सिर्फ इसमें थोड़ी बहुत जो है एक्सटेंट है, थोड़ी बहुत आपको एक्सरसाइज से प्रॉब्लम करना होगा, बाकी सारे के सारा आपका ये चैप्टर 2 भी जो है समझो आपका आते हैं, ठीक है। वेरी गुड, आपको चीज़ों की ऑलरेडी आपको आइडिया है इनके बारे में, ठीक है। सो देखो टास्क भी आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ चीज़ें अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, वो शायद आपने नहीं पढ़े, वो 9-10 में नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पर अभी हम स्केलर प्रोडक्ट को डिटेल से पढ़ते हैं, इसके बाद हम वेक्टर प्रोडक्ट की तरफ आते हैं। तो देखो स्केलर प्रोडक्ट इस कम्यूटेटिव मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो कम्यूटेटिव का मतलब आप समझते हैं। देखो अगर आप में ए डॉट बी लिखूँ तो बी डॉट ए के इक्वल होगा, एग्जैक्टली मतलब इनके आर्डर को अगर आप चेंज करें तो इसके रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप बी को ए के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें या ए को जो है बी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें, दोनों जो है आपके पास सेम रिजल्ट देगा। सो इस टाइप की जो प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता था, मैथमेटिक्स में भी हमने पढ़े थे। सो यहाँ पर हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। मतलब आप ए डॉट बी लिखो, ठीक है, तब भी आपका आंसर क्या आता है, ए बी कॉस थीटा आता है। या आप बी डॉट ए लिखो तब भी आपका आंसर बी ए कॉस थीटा आता है। और हमें पता है कि बी ए कोई भी आपके पास, ये तो मैग्नीट्यूड है तो इसको आप ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखो ए बी कॉस थीटा ए बी कॉस थीटा, तो इसका मतलब क्या है कि स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। अभी हमने इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। पेपर में आते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है नहीं करता है, आपने बताना है प्रूफ के साथ। तो प्रूफ कैसे करेंगे, तो मैं ऐसा करूँगा, मैं इसको जो है ना व्हाइट बोर्ड पे यहाँ पर सारी चीज़ें जो है बनाने की बजाय मैं डायरेक्ट बुक पे जो है आपको लेके जाऊँगा, ताकि वहाँ पर ऑलरेडी हमारी डायग्राम बहुत ही अच्छी बनी हुई है, तो मुझे आसानी होगी वहाँ पर समझाने समझाने के लिए, ठीक है। और टाइम भी हमारा जो है थोड़ा बचत होगा। क्लियर हो गया? ओके। सो इसको जो है कम्यूटेटिव लॉ जो है ये होल्ड करता है या नहीं करता है, ये तो हमने अभी आपको बता दिया कि ये होल्ड करता है। तो इसको हम प्रूव करने के लिए एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ए डॉट बी को जो है ए बी कॉस थीटा के इक्वल प्रूफ करेंगे। इसके बाद फिर हम बी डॉट ए को लेंगे, इसको भी ए बी कॉस थीटा के इक्वल जो है लेके आएंगे। तो इसका मतलब ये क्या होगा, हमारा प्रूफ होगा। ओके, हम किताब की तरफ चलते हैं। ओके देखो, सबसे पहले तो आप इस फिगर 2.20 को देखें। तो इस 2.20 में मैंने दो वेक्टर्स को कंसीडर किया है। एक आपके पास वेक्टर ए है जिसको ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, और दूसरा आपके पास वेक्टर बी है जिसे डार्क ब्लू से जो है रिप्रेजेंट किया है। तो ये दो वेक्टर्स है, तो इन दोनों वेक्टर्स का जो है हमने क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है, मतलब ए डॉट बी लेना है। तो एक्चुअली ए डॉट बी क्या होता है वो हम यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या है, ए और बी का जो दरमियानी एंगल है वो यहाँ पर मैंने थीटा जो है कंसिडर किया गया है, ठीक है। ए बी कॉस थीटा लिखा था, तो जो मैंने आपको कहा था कि थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर। सो ए डॉट बी एक्चुअली किसके इक्वल होता है, मैं जो है लिखते रहने के बजाय यहाँ पर डायरेक्ट आपको समझा देता हूँ कि ए डॉट बी एक्चुअली ए डॉट बी किसके इक्वल होती है। तो पहला आपके पास वेक्टर की मैग्नीट्यूड, तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, फिर मल्टीप्लाई होगा दूसरे वेक्टर की दूसरे वेक्टर की वो कंपोनेंट जो पहला वेक्टर के साथ पैरेलल हो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कंपोनेंट ऑफ बी पैरेलल टू ए, समझ आ गया। तो ए डॉट बी का मतलब होगा कि पहला वेक्टर का पूरा मैग्नीट्यूड, सो मैंने यहाँ पर लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और फिर दूसरे वेक्टर का पूरा की पूरा मैग्नीट्यूड नहीं, बल्कि दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट जो इस पहले वेक्टर ए का पैरेलल हो। तो आपने क्या, तो यहाँ पर देखो मैं जो है लिखूंगा ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये तो इसको तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू ए, सो मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए की जगह ए लिखता हूँ। अब कंपोनेंट ऑफ बी पैरेलल टू ए की जगह मैं क्या लिखूं, तो उसके लिए आप यहाँ पर डायग्राम देखो। आप डायग्राम में देख के जो है एक मिनट, ओके, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? हेलो, हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, आप कट हो गए थे। अच्छा, कहाँ पे पहुँचे हुए थे, जल्दी बताओ शाबाश, मुझे कहाँ पे पहुँचे हुए थे? क्या?
अच्छा, इसका मतलब आप जल्दी चले गए थे, मैं जो है कहीं आगे पहुँच गया। चलो मैं जल्दी से फिर दोबारा रिपीट करता हूँ। इसी वज़ह से मैं कहता हूँ कि मेरे भाई आप जो है ना बीच में मुझे रिस्पॉन्स देते रहें, यस सर इसे कुछ बोलते रहें, ताकि मुझे पता चले आप जो है कब का निकल चुके थे, मैं जो है बोलते हुए काफ़ी आगे निकल गया था और मुझे पता भी नहीं चला। अच्छा ऊंचा बोलें, ठीक है, जो भी बोलना है। तो मैं जो है कह रहा था, ठीक है, यानी हर जो है 3-4 सेकंड के बाद आप ऊंचा बोलें, ठीक है, रिस्पॉन्स दे दें। सो ए डॉट बी, मैं दोबारा जल्दी से रिपीट करता हूँ, ए डॉट बी किसके इक्वल होगा? पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। सो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई दूसरा वेक्टर का पूरा मैग्नीट्यूड आपने नहीं लिखना है। ए डॉट बी का मतलब होगा पहला वेक्टर का पूरा मैग्नीट्यूड, जबकि दूसरा वेक्टर का वो कंपोनेंट जो पहले वेक्टर के साथ पैरेलल हो। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कंपोनेंट ऑफ बी पैरेलल टू ए। क्लियर हो गया? ओके, दोबारा मैं जल्दी से रिपीट करता हूँ। ए डॉट बी का मतलब है पहला वेक्टर जो कि मेरे पास ए है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दूसरा वेक्टर का वो कंपोनेंट जो ए के साथ पैरेलल हो। सो यहाँ पर लिखा हुआ है कंपोनेंट ऑफ बी पैरेलल टू ए। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो मैंने सीधा सीधा यहाँ पर ए लिखा है बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू ए, और फिर कंपोनेंट ऑफ बी पैरेलल टू ए, यानी बी का सिर्फ और सिर्फ वो कंपोनेंट आपने लेना है जो ए के साथ पैरेलल हो। तो वो आप कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए आप जल्दी से डायग्राम देखो, और डायग्राम देख के आप पता लगा सकते हैं कि बी का वो कौन सा कंपोनेंट होगा जो ए के साथ पैरेलल है। तो देखो मैंने वेक्टर बी को जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व किया है, ठीक है। अगर मैं जो है ये देखो इसको जो है इमेजिनरी एक्स एक्सिस मानो, तो देखो यहाँ पर आपके पास देखो ये मैंने ये जो है बी का एक्स कंपोनेंट है, और ये जो डॉटेड लाइन लगाया है ये बी का क्या है? वाई कंपोनेंट है। ऐसे ही है, समझ आया कि नहीं? ये बी का वाई कंपोनेंट है। तो देखो यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। और यस एग्जैक्टली, अब आप मुझे ये बताओ। जी जी, क्या कह रहे हैं? अच्छा अच्छा, करें शाबाश, जो भी करने हैं। अच्छा अच्छा, चलें आप रीजॉइन हो जाओ, शाबाश दोबारा। चलें जी, जल्दी से रीजॉइन होना। अच्छा, आप रीजॉइन हो गए हैं आप? आप स्क्रीन आपको नज़र आ रहे हैं या दोबारा शेयर करूँ? ये देखो स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? नज़र आ रहे हैं? चलें ठीक हो गया। सो यहाँ पर देखो क्या हो गया, हाँ। तो मैं कह रहा था, ओके चलो मैं इसको फिर दोबारा मिटाता हूँ, जल्दी से बोलता हूँ। ओके, सो यहाँ पर ये जो मेरे पास वेक्टर बी है इसको मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व किया है। तो इसका एक कंपोनेंट यहाँ पर ऐसा बनेगा, ये आपके पास एक्स होगा तो मैं यहाँ पर बी एक्स लिखता हूँ, और एक कंपोनेंट ये होगा, ठीक है, तो ये आपके पास वाई कंपोनेंट होगा, इसको मैं बी वाई से रिप्रेजेंट करता हूँ। सो मुझे पता है बी एक्स इज इक्वल टू बी बी कॉस थीटा होती है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है बी एक्स इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, ये हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में सीखे थे प्रीवियस लेक्चर में। और बी वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा होता था। तो यहाँ पर देखो आपका जो वेक्टर बी है इसके दो कंपोनेंट हैं, एक बी एक्स दूसरा बी वाई, लेकिन आपने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो कंपोनेंट इस ए के साथ मल्टीप्लाई करना है डॉट प्रोडक्ट में जो इस ए के साथ पैरेलल हो। तो आप मुझे बताओ इस ए के साथ कौन सा कंपोनेंट पैरेलल है बी का? कौन सा कंपोनेंट ए के साथ पैरेलल है, यानी बी का कौन सा कंपोनेंट ए के साथ पैरेलल है? एक्स कंपोनेंट या वाई कंपोनेंट? हाँ, एक्स कंपोनेंट। देखो यहाँ पर ये ग्रीन कलर में आपका जो वेक्टर है वो बेसिकली क्या है? वेक्टर ए है। जबकि मैंने ऊपर ब्लू कलर का ऊपर जो है मैंने क्या किया, बोल्ड करके यहाँ पर इसी ए के ऊपर जो है ड्रा किया है वेक्टर, वो आपके पास बी का एक्स कंपोनेंट है। तो देखो बी का एक्स कंपोनेंट और वेक्टर ए दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है? सिर्फ बी कॉस थीटा लिखना है। तो देखो कंपोनेंट ऑफ बी पैरेलल टू ए आपके पास बी कॉस थीटा होगा, और यहाँ पर ए बी कॉस थीटा आपस में मल्टीप्लाई होके क्या होगा? देखो ए बी कॉस थीटा मल्टीप्लाई होके ए बी कॉस थीटा होगा। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये देखो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो गया। अब जो है हम राइट हैंड साइड पे जाते हैं। अब बिल्कुल इसी तरह आपको क्या करना है? बी डॉट ए करना है। तो जल्दी से मैं आपको बताता हूँ बी डॉट ए में क्या होगा। अब बी डॉट ए में सिर्फ यही होगा कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए डॉट बी में मैग्नीट्यूड ऑफ ए था और कंपोनेंट ऑफ बी पैरेलल टू ए था, लेकिन तो बी डॉट ए में क्या होगा? पहले वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी होगा, और दूसरा वेक्टर का वो कंपोनेंट होगा जो बी के साथ पैरेलल होगा, या मतलब जो ए के जो पहले वेक्टर के पहले वेक्टर के साथ जो है पैरेलल होगा।
ठीक है, तो उसके लिए अगेन जो है यहाँ पर डायग्राम को बनाई गई है, शायद बनाया होगा, मैं देखता हूँ। हाँ, यहाँ पर देखो, ठीक है। सो देखो यहाँ पर मेरे पास ये अगेन वही वेक्टर ए है, अगेन वही वेक्टर बी है। तो अब मैं यहाँ पर क्या है, देखो अब बी डॉट ए लिखा है, तो बी डॉट ए का मतलब पहले वेक्टर का पूरा मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड आप बी, और फिर मल्टीप्लाई होके दूसरा वेक्टर का सिर्फ और सिर्फ आपने वो कंपोनेंट इसके साथ मल्टीप्लाई करना है जो पहले वेक्टर के साथ पैरेलल हो। तो यहाँ पर लिखा है कंपोनेंट ऑफ ए पैरेलल टू बी, हाँ, कंपोनेंट ऑफ ए पैरेलल टू बी। सो बी डॉट ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू बी और कंपोनेंट ऑफ ए पैरेलल टू बी। तो इसके लिए मुझे अब क्या करना होगा, इस वेक्टर ए को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करना होगा। तो देखो मैंने क्या किया है, ए से और ए से मैंने सॉल्व किया है, रिजॉल्व किया है, ठीक है। सो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास एक्स कंपोनेंट होगा इसका, मैंने इसको इमेजनरी एक्स माना है और इस एक्सिस को इमेजनरी वाई एक्सिस माना है, ठीक है। सो ये आपके पास बी वाई होगा। तो बी एक्स, सॉरी ये मैं बी नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने वेक्टर ए को रिजॉल्व किया, तो यहाँ पर ए लिखना चाहिए ना, सो ए एक्स लिखना चाहिए मुझे। ओके, सो ए एक्स और यहाँ पर मेरे पास ए वाई होगा। सो ए एक्स इज इक्वल टू ए cos थीटा एंड ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा होगा, ऐसा ही है ना। सो अब यहाँ पर मुझे बताओ ए का वो कौन सा कंपोनेंट है जो वेक्टर बी के साथ बिल्कुल पैरेलल है। हाँ, तो यहाँ पर ए एक्स है, तो देखो ए एक्स बिल्कुल जो है बी के ऊपर आ रहा है, तो ए एक्स और बी दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो यही चीज हमने यहाँ पर लिखना था, कंपोनेंट ऑफ ए पैरेलल टू बी दैट इज ए cos थीटा, तो यहाँ पर ए cos थीटा लिखा है। सो बी डॉट ए इज इक्वल टू बी ए cos थीटा हो गया है। चूंकि आपके पास क्या है, ये बी ए मैग्नीट्यूड है, तो बी ए की जगह आप ए बी लिख सकते हैं, तो बी डॉट ए इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। तो यहाँ पर देखो ए डॉट बी भी हमारे पास क्या आया था, यहाँ पर देखें ए डॉट बी भी जो है हमें ए बी cos थीटा आया था, और बी डॉट ए भी हमारे पास क्या आया, ए बी cos थीटा आया। तो इसका मतलब दोनों आपके पास क्या है, इक्वल है। तो दिस शोज दैट स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। क्लियर हो गया। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या है, कम्यूटेटिव है। और यहाँ पर कुछ एग्जांपल भी लिखी गई है, देखो एक तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था वर्क, और दूसरा आपके पास पावर है, इसके अलावा और भी बेशुमार आपके पास एग्जांपल है। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ आ गया। हाँ, तो यहाँ पर, हाँ जी, सो यहाँ पर आपने याद रखना है बी डॉट ए है, तो डॉट प्रोडक्ट में हमेशा पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया जाता है, जबकि दूसरा वेक्टर का सिर्फ वो कंपोनेंट जो है पहले वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है जो पहले वेक्टर के साथ जो है पैरेलल हो। क्लियर हो गया। सो यही चीज़ आपको करके आना है। अब हम आगे देखते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है या नहीं करता है, वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है या एंटी कम्यूटेटिव है या नॉन कम्यूटेटिव है, ठीक है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो उसके लिए भी अगेन बिल्कुल इसी तरह हम करेंगे, ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वेक्टर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में आपके पास क्या होगा, जो मल्टीप्लाई करने का जो फ़र्क होगा ना, मैं आपको यहाँ पर ही बता के चलता हूँ। तो देखो बी डॉट ए में हमने क्या था कि डॉट प्रोडक्ट में दूसरा वेक्टर का आपने वो कंपोनेंट लेना था जो पहले वेक्टर के साथ पैरेलल हो। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट में बाकी सब सेम होगा, लेकिन आपने दूसरे वेक्टर का आपने वो कंपोनेंट लेना है जो पहले के साथ परपेंडिकुलर हो। समझ आ गया। यहाँ पर हमने वो कंपोनेंट लिया था जो पहले वेक्टर के साथ पैरेलल हो, तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमने दूसरे वेक्टर का सिर्फ और सिर्फ वो कंपोनेंट लेना है जो पहला वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर हो। क्लियर हो गया। चलें करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये देखो ए क्रॉस बी लिखा है, तो सबसे पहले मैं ए क्रॉस बी फाइंड करूंगा, इसके बाद फिर मैं बी क्रॉस ए फाइंड करूंगा। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, पहले वेक्टर का पूरा पूरा मैग्नीट्यूड लिखा जाता है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय दूसरे वेक्टर का। तो दूसरे वेक्टर का आपने सिर्फ वो कंपोनेंट लिखना है जो पहले वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर हो। सो यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए। ओके, कंपोनेंट ऑफ बी यानी बी का सिर्फ वो कंपोनेंट लिखना है जो ए के साथ परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पर लिखा है ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए दैट इज ए, और बी जो है का कौन सा कंपोनेंट ए के साथ परपेंडिकुलर है, तो उसके लिए अगेन जो है आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो है ड्रा करना होगा। तो देखो यहाँ पर ऐसे किया हुआ है, ये आपके पास वेक्टर ए है, ये आपके पास वेक्टर बी है, ठीक है ना। तो देखो ये आपके पास वेक्टर ए है, ये आपके पास वेक्टर बी है। तो
आपने बी का जो है करें जनाब, तो ये आपके पास क्या होगा, बी एक्स होगा, और ये जो आपके पास वेक्टर होगा ये बी वाई होगा। तो अब यहाँ पर मुझे बताओ, यहाँ पर बी का जो है वो कौन सा कंपोनेंट है जो इस वेक्टर ए के साथ परपेंडिकुलर है, एक्स कंपोनेंट या वाई कंपोनेंट? हम्म। दोबारा सुनो, यहाँ पर ग्रीन कलर में जो आपके पास वेक्टर रिप्रेजेंट है वो देखो, यहाँ पर चलो मैं करता हूँ, इधर ही करता हूँ। सो ये आपके पास वेक्टर ए है ग्रीन कलर में जो है, और डार्क ब्लू में जो है वो वेक्टर बी है, ठीक है। सो चूंकि अभी यहाँ पर मैंने जो है कंपोनेंट आप बी परपेंडिकुलर टू ए जो है देखना है, तो मुझे इस बी को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करना होगा। तो देखो, ये इसका एक्स कंपोनेंट होगा और ये इसका वाई कंपोनेंट होगा। तो अब यहाँ पर बताओ बी का कौन सा कंपोनेंट इस ए के साथ, इस वेक्टर ए के साथ जो ग्रीन कलर में है, इसका साथ परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। बी वाई, तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, साफ दिख भी रहा है। तो यहाँ पर देखो बी वाई आपके पास कंपोनेंट ये है, और ग्रीन कलर का वेक्टर जो कि ए था वो ये है। तो यहाँ पर देखो ये बी वाई और ए दोनों जो है 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा, तो ये तो परपेंडिकुलर हुआ ना। तो बी वाई जो है इस आपके पास वेक्टर ए के साथ परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर चूंकि बी वाई है, और हमें पता है बी वाई किसके इक्वल है, ये हमने पीछे लेक्चर में पढ़ा हुआ था। आप वाई जो है कंपोनेंट को फाइंड कर सकते हैं, बी वाई इक्वल टू बी साइन थीटा। तो यहाँ पर देखो, तो ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए की जगह ए लिखा है, कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए की जगह बी साइन थीटा लिखा है, और यहाँ पर मैंने एक एन कैप लिखा है। और एन कैप क्या होता है एक्चुअली, एन कैप आपके पास जो है यूनिट वेक्टर होता है, जो इस रिजल्टेंट जो है वेक्टर किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। चूंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट में आपका जो रिजल्टेंट है वो भी क्या होता है, वेक्टर जो है क्वांटिटी ही होती है। तो आप बताओ ये समझ आ गया कि नहीं समझ आ गया? इस जो है डायग्राम को बेशक गोली मारो, इस डायग्राम को गोली मारो, इस डायग्राम को देखो, समझ आया कि समझ नहीं समझ आया? क्या क्या जल्दी से बताओ, ऊंचा बोलो, जल्दी करो शाबाश जल्दी। हम्म। एग्जैक्टली। ठीक है। वेरी गुड, बिल्कुल सही, इसका मतलब तुम्हें समझ आ गया है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही क्या है, स्केलर प्रोडक्ट में जो है यहाँ पर हमारे पास आखिर में एन कैप नहीं आया था, क्योंकि हमें पता है कि स्केलर प्रोडक्ट में जो रिजल्टेंट वेक्टर था वो क्या था आपके पास, सॉरी रिजल्टेंट क्वांटिटी था वो स्केलर था, ठीक है। तो इस वजह से उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो एन कैप नहीं आया। यहाँ पर आपके पास क्या होती है, एक एन कैप है, ठीक है, एक एन कैप आती है। तो बिल्कुल इसी तरह अब आप बी क्रॉस ए भी फाइंड कर सकते हैं। तो बी क्रॉस ए फाइंड करने में भी कोई मुश्किल जो है काम नहीं है, ठीक है। तो बी क्रॉस ए देखो, यहाँ पर जो है बी क्रॉस ए जो है फाइंड किया गया है। तो बी क्रॉस ए में जो है क्या किया हुआ है, उन्होंने पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और दूसरा वेक्टर का वो कंपोनेंट जो पहले वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर लिखा है कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी। तो आपके पास बी क्रॉस ए क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी विल बी इक्वल टू बी इनटू कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी, यानी ए का सिर्फ वो कंपोनेंट जो बी के साथ परपेंडिकुलर हो। तो मुझे क्या करना होगा, ए को जो है रिजॉल्व करना होगा। तो देखो ये ग्रीन कलर में जो है वो ए है, डार्क ब्लू में जो वेक्टर है वो बी है, तो मैं ए को रिजॉल्व करूंगा। तो ये ऐसे और ऐसे होगा। तो ये आपके पास क्या होगा, एक्स कंपोनेंट होगा। यानी देखो यहाँ पर एंगल देखो, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। सो ये आपके पास एक्स कंपोनेंट होगा, क्योंकि थीटा आपके पास ये है तो हमेशा ये बेस होगा, ठीक है। और ये आपके पास परपेंडिकुलर होगा। तो ये आपके पास ए, यहाँ पर ए एक्स लिखना चाहिए क्योंकि मैंने ए को रिजॉल्व किया है, और ये आपके पास ए वाई है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वेक्टर ए का कौन सा कंपोनेंट इस वेक्टर बी के साथ परपेंडिकुलर है, ठीक है। चलें अब बताओ मुझे, यहाँ पर मैं इनको मिटाता हूँ।
ये ए एक्स है। यहाँ पर मुझे बताओ ए का यानी वेक्टर, ये देखो ये वेक्टर ए का कौन सा कंपोनेंट बी के साथ, हाँ ए वाई आएगा। क्यों? क्योंकि इस वजह से देखो ये वेक्टर ए है, वेरी गुड, ए वाई आपका आंसर सही है। ये आपके पास वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट है। मैं इसको मिटाता हूँ, ये खिचड़ी पक गया है। ठीक है, ऐसे करता हूँ, ये आपके पास ए एक्स है। सो ये जो है आपके पास वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट है, और ये वाला पार्ट जो है वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट है। तो देखो इस वेक्टर ए का ये जो y कंपोनेंट जो है क्या है, इस वेक्टर b के साथ परपेंडिकुलर है। ये देखो 90 डिग्री के एंगल बना रहा है। तो मुझे ये वाले कंपोनेंट जो है यहाँ पर लिखना होगा। सो कंपोनेंट ऑफ a परपेंडिकुलर टू b इज इक्वल टू ए वाई, एंड ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है, ए साइन थीटा, और यहाँ पर एन केप आएगा। सो यहाँ पर मेरे पास क्या है, बी क्रॉस ए इक्वल टू, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो होगा बी ए साइन थीटा, और यहाँ पर क्या होगा, एन केप होगा। क्लियर हो गया? समझ आ गया? हाँ। अब यहाँ पर जो है एक चीज़ जो है मैं समझाना था, लेकिन वो मैंने आपको समझाए बगैर यहाँ पर आया है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। इसको फिलहाल जो है 1 मिनट के लिए यहाँ पर स्टॉप करें। ठीक है, स्टॉप करने के से पहले जो है मैं आपको क्या करता हूँ, एक चीज़ समझाता हूँ। वो ये है कि चूंकि हमारे पास जो वेक्टर प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी आता है, तो उस रिजल्टेंट का कुछ ना कुछ डायरेक्शन होती है। ठीक है, उस रिजल्टेंट का कुछ ना कुछ डायरेक्शन होती है। तो उसकी डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड करते हैं? तो उसकी डायरेक्शन को हम बाय राइट हैंड रूल जो है वो फाइंड करते हैं। ये देखो, बाय राइट हैंड रूल फाइंड करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो एन केप आपके पास यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सो दिस डायरेक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल में क्या होती है, देखो यहाँ पर आपके पास c इज इक्वल टू ए क्रॉस बी लिखा हुआ है, मतलब c इज द रिजल्टेंट वेक्टर विच इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो आप कैसे करेंगे, अपने राइट हैंड को लाएंगे और अपनी फिंगर्स को जो है क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ, चलो इसको पढ़ता हूँ और फिर देखो। The rule is to rotate the fingers of your right hand from the first vector to the second. The stretch thumb will point the direction of the resultant vector. तो आपने क्या करना है, अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल करनी है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास ए क्रॉस बी है, तो पहला वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। तो देखो पहला वेक्टर से दूसरा वेक्टर की तरफ आपने अपने राइट हैंड के फिंगर्स को क्रल किया है। तो आपके पास जो स्ट्रेच थंब होगा वो आपके पास क्या होगी, रिजल्टेंट जो है वेक्टर का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो देखो आपके पास सी इस तरफ है। इस केस में देखो, इस केस में आपके पास क्या है, बी जो है क्रॉस ए है। तो आप पहला वेक्टर आप यहाँ पर बी है, दूसरा वेक्टर यहाँ पर ए है, तो आपने राइट हैंड की फिंगर्स को पहला वेक्टर बी से दूसरा वेक्टर ए की तरफ आपने क्रल किया है। तो जो आपके पास स्ट्रेच थंब है वो एक्चुअली रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो C इज इक्वल टू ए क्रॉस बी के केस में आपका रिजल्टेंट वेक्टर अपवर्ड है, जबकि C इज इक्वल टू बी क्रॉस ए के केस में आपका रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, डाउनवर्ड है। समझ आ गया? मैं जल्दी से दोबारा बताता हूँ। आपने क्या करना है, अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल करना है। तो जो स्ट्रेच थंब होगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो देखो इस जो है डायग्राम में आपको साफ नजर आ रहा है, C इज इक्वल टू ए क्रॉस बी है, तो पहला वेक्टर क्या है, ए है, दूसरा वेक्टर क्या है, बी है। तो आपने अपने फिंगर्स को वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ कर्ल करना है। तो देखो वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ आप अपने फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल कर रहा है। तो जो आपके पास स्ट्रेच थंब है वो अपवर्ड है। तो आपके पास अपवर्ड क्या होगा, वेक्टर सी का जो है डायरेक्शन होगा, वेक्टर सी आपका अपवर्ड होगा। समझ आ गया? ओके, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर दूसरे जो है केस में देखें, C इज इक्वल टू बी क्रॉस ए है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर पहला वेक्टर अब B है, दूसरा वेक्टर A है। तो आपने अगेन अपने राइट हैंड को पहले वेक्टर B से दूसरा वेक्टर A की तरफ कर्ल करना है। तो देखो पहला वेक्टर B से दूसरा वेक्टर A की तरफ ऐसा जो है एंटी क्लॉकवाइज जो है कर्ल कर रहा है।
ठीक है, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज क्रॉल कर रहा है, तो आपका स्ट्रेच थंब जो है वो डाउनवर्ड की तरफ है, तो इसका मतलब आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर जो सी है वो टुवर्ड्स डाउन होगा। तो इस केस में आपका जो क्रल आपके पास फिंगर जो है वो क्लॉकवाइज में क्रल कर रहा था, इसमें एंटी क्लॉकवाइज क्रल कर रहा था। आप समझ आ गया? आपने राइट हैंड रूल से कैसे जो है डायरेक्शन को फाइंड करना है वो समझ आ गया? ऊंचा बताओ जल्दी से, क्या किया है, क्या करना है? यस। हाँ, तो देखो यहाँ पर आपके पास पहला जो वेक्टर है वो बी ए था, और दूसरा वेक्टर बी है, तो ए से बी की तरफ आप क्रल कर रहे हैं, तो ये जो रेड कलर है वो एक्चुअली आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर है जो कि आपके पास थम्स की जो है डायरेक्शन में है। ठीक है, अब समझ आ गया? अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब चूंकि यहाँ पर ये मैंने आपको पहले समझाना चाहा था, अब यहाँ पर देखो जब मैंने ए क्रॉस बी किया ना, तो जब आपने देखो यहाँ पर मैंने ए क्रॉस बी किया, तो आप राइट हैंड रूल अप्लाई करें, तो आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या होगा? डाउनवर्ड होगा। ठीक है, वो आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर टुवर्ड्स डाउन होगा। देखो यहाँ पर उन्होंने जो है एन से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने क्या किया है, यहाँ पर जो ए बी साइन थीटा एन कैप के साथ सिर्फ पॉजिटिव एन लिखा है। जबकि दूसरे के केस में क्या हुआ, जब हमने बी को पहला वेक्टर माना, तो जो है आपके पास जब आप बिल्कुल जो है बी और वेक्टर बी और वेक्टर ए का जो रिजल्टेंट की आप डायरेक्शन फाइंड करना चाहें, तो वो पहले के निस्बत बिल्कुल अपोजिट होगा, क्योंकि आप आपने जो पहला वेक्टर को बी माना है। ठीक है, तो इस केस में इस वजह से चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में, तो आप जो है यूनिट वेक्टर को माइनस एन से रिप्रेजेंट करेंगे इधर। ठीक है, सो बी क्रॉस ए इज इक्वल टू, यहाँ पर मुझे माइनस एन लिखना चाहिए था, सो बी क्रॉस ए इज इक्वल टू बी ए साइन थीटा इंटू माइनस एन होगा, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू अब जो है माइनस ए बी साइन थीटा हो गया। तो अब देखो आपके पास जो बी क्रॉस ए है, बी क्रॉस ए है, वो क्या आया आपके पास? हाँ, माइनस बी, माइनस बी एक को माइनस आप ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, बी और ए आपस में मैग्नीट्यूड है, तो मैं इसको ए बी लिख सकता हूँ। चलो इसको मैं ऐसे करता हूँ, मैं बी क्रॉस ए को लिखूंगा माइनस बी ए साइन थीटा एन केप लिखूंगा। सो बी ए चूंकि मैग्नीट्यूड है, तो इसको मैं ए बी लिखूंगा, ए बी साइन थीटा एन केप होगा। तो यहाँ पर देखो बी क्रॉस ए वो माइनस ए बी साइन थीटा एन आया, जबकि ए क्रॉस बी क्या आया, वो आपके पास प्लस जो है ए बी साइन थीटा एन आया। तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल हुआ? इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? कैसे हो गया? मैंने कहा कि आपके पास जो ए क्रॉस बी है वो ए बी साइन थीटा एन केप के इक्वल आया, जबकि आपका जो बी क्रॉस ए है, ए क्रॉस बी, हाँ, वो माइनस ए बी साइन थीटा इंटू एन केप के इक्वल आया। तो क्या ये दोनों इक्वल है? क्या प्लस और माइनस इक्वल हो सकता है आपस में? नहीं है, तो ये आपके पास पॉजिटिव के साइन के साथ है, ये आपके पास नेगेटिव साइन के साथ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए हुआ। ठीक है, तो ये देखो ये आपके पास इक्वल तो नहीं हुआ। क्लियर हो गया? इस वजह से वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, वो एंटी कम्यूटेटिव है या वो नॉन कम्यूटेटिव है। तो आज से याद रखें, स्केलर प्रोडक्ट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ, while वेक्टर प्रोडक्ट does not obey commutative law। समझ आ गया? अब पेपर में आपसे इसकी डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर डायग्राम के साथ क्या करना होगा, ये डेरिवेशन करना होगा और कंपेयर करके बताना होगा कि भाई आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रहा है, सो ये आपके पास क्या एंटी कम्यूटेटिव है। या पेपर में ये पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, प्रूव दैट स्केलर प्रोडक्ट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें डिटेल से पेपर में जो है लिखना होगा। क्लियर हो गया?
ओके, वेरी गुड। अगर जो है दोबारा समझने की आपको ज़रूरत है तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। हाँ, अब आपने खुद जो है क्या करना है, इसको एक दफ़ा जो है पढ़ना है, ठीक है? इन सारी चीज़ों को बुक से जो है एक-एक चीज़ पढ़ना है, फिर आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। अक्सर जो है पेपर में 3 मार्क्स का जो है क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन यू फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है? या हाउ कैन यू फाइंड द डायरेक्शन, हाँ, हाउ कैन यू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ द रिजल्टेंट, सॉरी, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट। तो आप जो है कहेंगे कि हम जो है राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? हमेशा अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल करना है, तो जो आपके पास स्ट्रेच थंब होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता होगा, ठीक है? ठीक है, तो बहुत ही ईज़ी है, आपको ऐसे ही करना होगा। चलें, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, उसको देखते हैं और आगे चलते हैं। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कुछ चीज़ ये मैं लिखता नहीं हूँ, यहाँ पर समझाता हूँ क्योंकि एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? यहाँ पर देखें, आपके पास एक वेक्टर ए है, उस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है 3.2 और वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 50 डिग्री का एंगल बना रहा है। और आपके पास एक और वेक्टर है, वेक्टर बी है, उसकी मैग्नीट्यूड 5.2 है और वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 110 डिग्री एंगल बना रहा है। तो आपको क्या फाइंड करना है? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। आपको उसके डॉट प्रोडक्ट भी फाइंड करना है, क्रॉस प्रोडक्ट भी फाइंड करना है। तो गिवन में क्या क्या है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड गिवन है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड गिवन था, और वेक्टर ए जो है एक्स एक्सिस के साथ 50 डिग्री का एंगल बना रहा था, वेक्टर बी एक्स एक्सिस के साथ 110 डिग्री का एंगल बना रहा था। और रिक्वायर्ड क्या है? आपको ए डॉट बी यानी डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना था, और ए क्रॉस बी आपको क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना था, ठीक है? सो यहाँ पर देखो, वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है यहाँ पर बनाया गया है। सो ये आपके पास ग्रीन कलर में वेक्टर ए है, डार्क ब्लू में वेक्टर बी है, ठीक है? वेक्टर ए जो है देखो 50 डिग्री का एंगल बना रहा है, और वेक्टर बी जो है आपको 110 डिग्री का एंगल बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ऐसा ही है ना? ये देखो आपके पास ब्लू कलर में पूरा यहाँ से यहाँ तक वेक्टर बी जो है वो एंगल बना रहा है, ऐसा ही है? ओके, तो इसको जो है बहुत ही ईज़ी है, तो आप डायरेक्ट फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला था ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब आपका ए का मैग्नीट्यूड भी गिवन है 3.2 मैंने लिखा, बी का मैग्नीट्यूड गिवन है 5.1 वो भी मैंने लिखा, कॉस कॉस की जगह कॉस लिखा, थीटा। आप स्टूडेंट यहाँ पर क्या गलती करते हैं? स्टूडेंट यहाँ पर इस थीटा को इस 50 डिग्री पुट करते हैं या 110 डिग्री पुट करते हैं, लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं करना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ए बी कॉस थीटा का मतलब है, इस थीटा का मतलब है थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। सो यहाँ पर देखें, ए और बी के दरमियानी एंगल कौन सा बना है? जो कि यहाँ पर रेड कलर में जो है यहाँ पर बनाया हुआ है, देखो ये ए और बी का एंगल है। जबकि 50 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ए का एंगल है, 110 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस बी का एंगल है। तो आपको एंगल बिटवीन ए एंड बी फाइंड करने के लिए इन दोनों एंगल को आपस में क्या करना होगा? डिफरेंस लेना होगा। वेरी गुड। आपको पूरे इस 110 में से इस 150 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इस पूरे इस 110 में से इस 50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये बीच वाले एंगल बनेंगे। तो ये जैसे कि यहाँ पर किया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू 110 माइनस 50 जो कि 60 डिग्री के इक्वल है। तो ये देखो उन्होंने पहले स्टेप में ये ऑलरेडी किया हुआ था। सो अब यहाँ पर इस थीटा की जगह आपको 50 नहीं पुट करना, आपको 110 नहीं पुट करना, जबकि आपको 60 पुट करना होगा। तो देखो यहाँ पर थीटा की जगह 60 पुट किया है आपने, इसको कैलकुलेटर में डाला है, तो ये आपके पास ए डॉट बी की मैग्नीट्यूड 8.2 आया है। क्लियर हो गया? बिल्कुल इसी तरह हम क्रॉस प्रोडक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला क्या था? क्रॉस, हाँ, एक मिनट। सो क्रॉस प्रोडक्ट का था ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा था। तो यहाँ पर ए के मैग्नीट्यूड क्या है? ए का मैग्नीट्यूड क्या था? 3.2 था। बी का मैग्नीट्यूड क्या है? देखो, वेरी गुड, 5.1 था। और साइन, यस, यहाँ पर इस केस में भी यहाँ पर ये थीटा है, दैट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, जो कि मेरे पास 60 है। तो आपको 60 करना होगा, इसको सोल्व करना होगा, वही आपका आंसर होगा। क्लियर हो गया? सो कहने का मतलब ये है कि अक्सर बच्चे जो है वो क्या करते हैं, इस थीटा को जो है डिफरेंस करने के बजाय डायरेक्ट जो है इसी थीटा को पुट करते हैं, तो उसका आंसर गलत होता है। तो हमेशा याद रखो, ए बी कॉस थीटा हो या ए बी साइन थीटा हो, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। सो आपको उन दोनों एंगल्स को क्या करना होगा? सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है?
यहाँ पर एक असाइनमेंट 2.4 है, वो आप खुद कर पाएंगे या मैं जो है आपको करा दूँ। ए डॉट बी के होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। चलो मैं जल्दी से करा देता हूँ। क्या था ये मेरे पास, ए डॉट बी के होल स्क्वायर, ए डॉट बी के होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी के होल स्क्वायर, आपको ये शो करना है, ठीक है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वेरी गुड। ए डॉट बी को खोलें तो ए बी कॉस थीटा के इक्वल होता है। ए क्रॉस को खोलें, आप स्क्वायर को अंदर अप्लाई करें, वेरी गुड। यहाँ पर भी आप स्क्वायर को अंदर अप्लाई करें, वेरी गुड। इसको कॉमन ले लें, यस एग्जैक्टली। सो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। यस 1 के इक्वल होते हैं, ठीक है। ये जो आपके पास चीज़ है ये 1 के इक्वल होती है, ये हमने वो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे, ठीक है। सो ये देखो प्रूफ हो गया, तो ये आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल था। आगे बढ़ूँ, अब हम आते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस पे आते हैं। कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर ही मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, जब भी किसी एक बॉडी पे बहुत सारे आपके पास फोर्स एक्ट हो रहा हो, ठीक है, और उन सारे फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक कॉमन पॉइंट से गुजर रहा हो, तो उन फोर्सेस को हम कॉन्करेंट फोर्सेस कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस क्या होती है। फॉर एग्जांपल देखो, ये एक बॉडी है, ठीक है। यहाँ पर इस बॉडी पे एक फोर्स इस तरफ लग रही है, एक फोर्स इस तरफ लग रही है, और एक फोर्स इस तरफ लग रही है। F3 का नाम दे दें। लाइन ऑफ एक्शन जो है, अगर आप इस F1 फोर्स को पीछे जो है क्या करें, इसको इलोंगेट करें, तो ये इस F1 का क्या होगा, लाइन ऑफ एक्शन होगा। बिल्कुल इसी तरह F2 को आप क्या करें, बिल्कुल जो है इसको पीछे जो है इलोंगेट करें, तो ये F2 का लाइन ऑफ एक्शन होगा। इसी तरह ये F3 का भी लाइन ऑफ एक्शन यही होगा। तो इसे हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस कहा जाता था। अगर किसी एक बॉडी के ऊपर बहुत सारी फोर्सेस एक्ट हो रहे हों और उन सारी फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन जो है वो एक ही पॉइंट से पास हो रहा हो, उन सारों के लिए एक पॉइंट कॉमन हो, तो उन फोर्सेस को हम कॉन्करेंट फोर्सेस कहा जाता है। तो अभी यहाँ पर देखो, इन सारे जो है फोर्सेस के लिए फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट ओ पे क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। मतलब ये है, दिस पॉइंट ओ इज द कॉमन पॉइंट फॉर ऑल दिस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। सो मैं कह सकता हूं F1, F2 एंड F3 आर कॉन्करेंट फोर्सेस। समझ आ गया? मैं दोबारा बताता हूं, कॉन्करेंट फोर्सेस जो है हम उन फोर्सेस को कहा जाता है अगर जब बहुत सारी फोर्सेस जो है एक बॉडी के ऊपर एक्ट हों और उन सारी फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन जो है वो एक ही पॉइंट से पास हो रहा हो, या एक ही जो है पॉइंट पे वो सारे जो है इंटरसेक्ट कर रहा हो। तो जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में मैंने कहा कि ये अगर मेरे पास देखो इस बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस क्या कहाँ से कहाँ तक होगा, ये होगा। देखो ये इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगा। आप इसको ऐसे आगे बढ़ाओ पीछे बढ़ाओ, ये इसे हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स कहलाते हैं। तो समझ आ गया? सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बॉडी पे चलो ये मैंने एक स्क्वायर जो है बॉक्स मान लिया, तो इस बॉक्स पे 3 फोर्स एक्ट हो रहे थे, F1, F2 एंड F3, और इन तीनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस एक पॉइंट पे क्या कर रहा था, इंटरसेक्ट कर रहा था। वो पॉइंट है ओ, जैसे कि आपको साफ दिख भी रहा है। सो लिहाजा हम इन तीनों फोर्सेस को कॉन्करेंट फोर्सेस कह सकते हैं। समझ आ गया? या अगर मेरे पास ये हो, मैं यहाँ पर करूँ, ये आपके पास एक बॉडी है, इस पे एक फोर्स यहाँ पर लग रहा है, ठीक है, एक फोर्स यहाँ पर लग रहा है, क्लियर हो गया। और आप
चलो आप मुझे ये बताओ, क्या ये दोनों फोर्स आर दीज टू फोर्सेस कॉन्करेंट? नहीं, ये दोनों फोर्स कॉन्करेंट फोर्स नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि चलो ये सेम, हाँ, सेम बॉडी पे तो एग्जर्ट हो रहा है, लेकिन इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। अगर आप इसकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को देखें तो ये होगा, इसकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को देखें तो ये होगा। ये तो दोनों बिल्कुल आपस में पैरेलल है। ये इन दोनों जो है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस के लिए कोई भी जो है आपके पास पॉइंट ऐसा नहीं है जो इन दोनों के लिए कॉमन है। इसको आप जितनी मर्जी एलिंगेट करें, ये कहीं पे भी क्या हो सकता है, मीट नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों तो पैरेलल है। सो लिहाजा मैं कह सकता हूँ कि F1 एंड F2 आर नॉट कॉन्करेंट फोर्सेस। समझ आ गया? यही कॉन्करेंट फोर्सेस था। अब हाँ, अब देखो, यस एग्जैक्टली, आपकी बात सही है। अब आ जाओ, मैं कहता हूँ कि जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा कॉन्करेंट फोर्सेस हो ना, कॉन्करेंट फोर्सेस में आप कह रहा हूँ, जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा कॉन्करेंट फोर्स हो, तो उन दोनों का दो या दो से ज़्यादा कॉन्करेंट फोर्सेस को एक सिंगल फोर्स बैलेंस कर सकता है। समझ आ गया? यानी उन दोनों जो है कॉन्करेंट फोर्सेस को, या अगर दो से ज़्यादा है तो उन सारे कॉन्करेंट फोर्सेस को सिर्फ एक सिंगल फोर्स जो है बैलेंस कर सकता है। मतलब ये है, बैलेंस करने का मेरा मतलब ये था कि इन तीनों, ये देखो, ये फोर्स ऐसे लग रहा है, ये फोर्स ऐसे इस तरफ लग रहा है, ये फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो यहाँ पर एक सिंगल फोर्स एग्जिस्ट करेगा जो इन तीनों को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। समझ आ गया? तो उस जो है बैलेंस फोर्स को हम क्या कहलाता है, इक्विलिब्रेंट फोर्स कहा जाता है। इक्विलिब्रेंट फोर्स, जे आप देखो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपके पास एक फोर्स है जो कि 763 न्यूटन टुवर्ड्स एक्स एक्सिस लग रहा है, ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है, और एक दूसरा फोर्स है जो कि 525 न्यूटन है, वो अलोंग वाई एक्सिस लग रहा है, जो कि डार्क ब्लू से रिप्रेजेंट किया है। और ये दोनों फोर्स एक ही पॉइंट पे जो है क्या कर रहा है, देखो यहाँ पर मैं एक सर्कल बनाया है, चलो ये तुम्हारे पास क्या है, एक बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी के ऊपर ये दोनों फोर्स क्या कर रहा है, लग रहा है, यानी ये फोर्स इस बॉडी को इस तरफ खींच रहा है और ये फोर्स इस सर्कुलर बॉडी को इस तरफ खींच रहा है। और चूंकि ये दोनों फोर्स कॉन्करेंट फोर्स है। क्यों कॉन्करेंट फोर्स है? क्योंकि हमें साफ जो है पता लग रहा है, या इतना आइडिया हो रहा है कि इन दोनों जो है फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कॉमन जो है पॉइंट से पास कर रहा है। तो इन दोनों जो है कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए एक इक्विलिब्रियंट फोर्स एग्जिस्ट करेगा जो इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस करेगा। तो वो जो है वो हम कैसे पता लगाएंगे, वो कैसे पता चलेगा? तो वो इक्विलिब्रियंट फोर्स करने का तरीका क्या है? वो इक्विलिब्रियंट फोर्स करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपके पास जितने भी फोर्सेस हों, अभी तो चूंकि मेरे यहाँ पास दो कॉन्करेंट फोर्सेस हों, तो उन यहाँ पर मैं इन दोनों कॉन्करेंट फोर्सेस का रिजल्टेंट जो है वो फोर्स फाइंड करूंगा, रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करूंगा। जब मुझे रिजल्टेंट वेक्टर आएंगे ना, तो मैं उस रिजल्टेंट वेक्टर को रिवर्स करूंगा, यानी उस रिजल्टेंट वेक्टर का जो है क्या होगा, वही रिजल्टेंट वेक्टर जो है, अगर वही रिजल्टेंट वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करे तो वो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, इक्विलिब्रियंट फोर्स होगा। वो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर उन दोनों जो है कॉन्करेंट फोर्स को क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा। ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, F1 और F2 का रिजल्टेंट फाइंड करता हूँ। तो मैं कैसे रिजल्टेंट फाइंड करूँगा, आप हेड टू टेल रूल से रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। तो मैं देखो यहाँ पर ये F1 ऑलरेडी मेरे पास है, तो मैं इसकी जो है हेड पे इस F2 का टेल रखता हूँ। ये देखो, ये आपके पास F2 का टेल रखा, फिर पहले के टेल को दूसरे के हेड के साथ मिलाया, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर मिलाया हुआ है रेड कलर में। तो देखो ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आया कि नहीं आया? अब आपने इक्विलिब्रियंट फोर्स एक्चुअली क्या होता है, दिस इक्विलिब्रियंट फोर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स बट इट एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट फोर्स को आपने क्या करना है, रिजल्टेंट फोर्स की जितनी मैग्नीट्यूड होगी उतनी ही मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो देखो यहाँ पर ये पर्पल कलर में उन्होंने बनाया हुआ है, ये इसकी मैग्नीट्यूड उसी रिजल्टेंट फोर्स के इक्वल है, 926 न्यूटन के इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल क्या है, रिवर्स है, 180 डिग्री पे है। यहाँ पर ये देखो, मैंने अभी यहाँ पर बोल्ड करके जो वेक्टर बनाया है, दिस वेक्टर इज द इक्विलिब्रियंट फोर्स, जो क्या करेगा, इन दोनों फोर्स को बैलेंस करेगा। तो हमेशा तरीका याद रखो, जब भी आपने इक्विलिब्रियंट फोर्स ड्रा करना है या फाइंड करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जितने भी फोर्सेस हैं उनका रिजल्टेंट जो है वेक्टर या फोर्स जो है फाइंड करना होगा। फिर क्या होगा,
फिर जो आपके पास जो इक्विलिब्रियम फोर्स होगा उसकी मैग्नीट्यूड उस रिजल्टेंट फोर्स या रिजल्टेंट वेक्टर के इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन उसके रिवर्स होगा। समझ आ गया? मैं अगर दोबारा बताऊं तो देखो रेड कलर में यहाँ पर जो दिखाया गया है वो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स था, तो इक्विलिब्रियम फोर्स क्या होगा? एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो देखो वही मैग्नीट्यूड होगा लेकिन बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये जो पर्पल कलर में आपको नजर आ रहा है दिस इज द इक्विलिब्रियम फोर्स। क्लियर हो गया? ओके, वेरी गुड। यस, वो बॉडी को नहीं मूव कर देता है। एग्जैक्टली आपकी बात सही है, इसका मतलब आपको समझ आ गया है। आगे बढ़ूं फिर? इसकी अभी रहते हैं, बहुत ज़्यादा रहते हैं। आप आ जाओ टाक पे, आ जाओ टाक और मोमेंट ऑफ फोर्स। ये जो है मेरे ख्याल से जो है आपको सारी चीज़ें पहले से आता है, ऐसा ही है। चलो मैं जल्दी से एक ओवरव्यू करता हूँ, फिर भी आपको समझ आ जाता है। टॉर्क जो है एक्चुअली क्या होता है, टर्नी इफेक्ट, किसी भी जो है बॉडी में जब टर्नी इफेक्ट प्रोड्यूस होती है एक फिक्स पॉइंट पे फोर्स लगाने की वजह से, उसे हम टॉर्क या इसका दूसरा नाम मोमेंट ऑफ फोर्स कहा जाता था। और टॉर्क चूंकि हमें पता है ये वेक्टर प्रोडक्ट है, ठीक है, और ये किसके इक्वल होती है? आर क्रॉस एफ के इक्वल होती है। ठीक है, अगर आप इस क्रॉस प्रोडक्ट को खोलें तो आर एफ साइन थीटा और यहाँ पर एक एन केप भी आता है। ठीक हो गया? टाग आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमें ऑलरेडी पता है, और टाग का जो यूनिट है वो आपके पास न्यूटन मीटर्स है, एसआई यूनिट। ठीक है, अब यूनिट कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने आपको समझाया हुआ है पहले। ठीक है, तो टाग में एक्चुअली आप देखो ये आर क्लास एफ एक्चुअली क्या होती है। यहाँ पर देखें, ये आपके पास पाइवोट पॉइंट है जहाँ पर आपका जो है टर्नी इफेक्ट प्रोड्यूस होती है, और यहाँ पर क्या हो रहा है एक्चुअली आपका फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। तो देखो ये आपके पास फोर्स है, तो इस पाइवोट पॉइंट से इस जो है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक के दरमियानी फासले को हम पोजीशन वेक्टर कहलाते हैं या हम मूवमेंट आर्म कहलाते हैं। ठीक है, देखो अगर आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास फोर्स जो है बिल्कुल 90 डिग्री पे लग रहा हो तो कोई इशू नहीं है। आपके पास थीटा जो है वो 90 डिग्री बन रहा है, साइन 90 किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है, ऐसे ही है। लेकिन अगर आपके पास फोर्स ऐसा देखो टेढ़ा लग रहा हो, यानी फोर्स जो है वो 90 डिग्री के अलावा कुछ और एंगल बना रहा हो एक्स एक्सिस के साथ, तो जाहिर सी बात है आपके पास फोर्स का सिर्फ और सिर्फ वही कंपोनेंट यूटिलाइज होगा जो जो आपके पास पोजीशन वेक्टर के साथ बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, सो आप यहाँ पर देखें, अभी इस केस में यहाँ पर मैं इसको मिटाता हूँ। ये जो रेड कलर में आपको नजर आ रहा है ना, ये फोर्स लग रहा है, और ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर अब आपके पास फोर्स देखो, अब आप इस फोर्स को रिजोल्व करें तो देखो उन्होंने रिजोल्व किया, ये इसका एक्स कंपोनेंट है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा लिखा हुआ है। ये इसका वाई कंपोनेंट है, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर इन दोनों कंपोनेंट में से कौन सा कंपोनेंट जो है टर्नी इफेक्ट प्रोड्यूस करने में अपना रोल प्ले कर रहा है? तो अगर आप गौर करें तो इस x कंपोनेंट, देखो x कंपोनेंट इज हियर fx व्हिच इज इक्वल टू f cos थीटा, और ये तो बिल्कुल x एक्सिस के अलोंग है ना, बिल्कुल x एक्सिस के अलोंग है, आप देख सकते हैं। जबकि y कंपोनेंट इज हियर fy व्हिच इज इक्वल टू f sin थीटा, और ये बिल्कुल x एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो अगर आप देखें तो ये एफ एक्स का कोई रोल नहीं होगा इस जो है टर्नी इफेक्ट प्रोड्यूस करने में। क्यों रोल नहीं होगा? क्योंकि ये देखो यहाँ पर टर्नी इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, फोर्स यहाँ पर क्या हो रही है आपके पास? बिल्कुल इसी के पैरेलल लग रही है। आपके पास पोजीशन वेक्टर था आपके पास आर, और यहाँ पर ये जो एफ एक्स कंपोनेंट है ये इसके साथ बिल्कुल पैरेलल है, आर और एफ बिल्कुल पैरेलल है। तो इस केस में आपके पास क्या होगा? अगर आप दरवाजा को खोलें तो आप जो है दरवाजे को जो है परपेंडिकुलर खोलने के बजाय दरवाजे को क्या करें, वो जो कब्जे के साथ जो है दबाएं, या उसको जो है कब्जे के साथ वाले बिल्कुल जो है इसको खींचें, तो आपका दरवाजा खुलेगा? नहीं खुलेगा। समझ आ गया ना आपको? तो देखो मेरे कहने का मतलब ये था, ये आपके पास पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर और आपके पास जो फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है वो दोनों पैरेलल है। तो इसका मतलब ये जो आपके पास एफ एक्स वाला तो बेकार चला गया, तो सिर्फ और सिर्फ जो रोल है तो वो आपके पास वाई कंपोनेंट का रोल होगा। क्यों? क्योंकि वो पोजीशन वेक्टर के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, मैं आपको इस तरह भी समझा सकता हूँ। अगर आप एक्स कंपोनेंट को ले लें तो क्या होगा आपके पास?
टा इज इक्वल टू आर, आर क्रॉस आर इंटू एफ होगा। ठीक है, ठीक है। ओके, और एफ होगा, और यहाँ पर आपके पास थीटा क्या होगा, आपके पास 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, सॉरी जीरो एंगल, 0 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। और साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है। समझ आ गया। तो या तो वैसे आप कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करें तो आपको साफ दिख रहा है कि पोजीशन वेक्टर के साथ आपका ये जो एक्स कंपोनेंट है वो पैरेलल है। ठीक है, आपके पास जो है ये नेट है, आपने यहाँ पर इसको क्या कहते था, ये इसको, इस डिवाइस का क्या नाम था, हाँ रेंज कहते थे। तो इसको जो है ऐसे फोर्स लगाने के बजाय या अपवर्ड फोर्स लगाने के बजाय इसको बाहर की तरफ खींचें तो क्या होगा, ये तो नेट से बाहर निकल जाएगा। ये नेट खुलने के बजाय ये पाना, या इसे आप रेंज कहते हैं, ये तो नेट से बाहर निकल जाएगा, कोई तो आपके पास यहाँ पर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो एक्चुअली एफ एक्स का रोल यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह है, ये बाहर की तरफ है, तो ये यहाँ पर नेट जो है रोटेट करने के बजाय ये जो है रेंज खुद ही बाहर निकल आएगा। ठीक है, सो यहाँ पर एफ एक्स का कोई रोल नहीं होगा, सिर्फ एफ वाई का होगा। तो एक्चुअली इसी वजह से टाक टाक क्या होती है आपके पास, ये जब आप इसको देखो, इसी वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है कि टाक इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस चूंकि आपके पास पोजीशन वेक्टर था टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, यस, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एफ साइन थीटा, यानी मोमेंट आपके पास आर्म और फोर्स का वो कंपोनेंट जो मोमेंट आर्म के साथ परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर वो कौन सा कंपोनेंट था, वो तो वाई कंपोनेंट था जो कि एफ साइन थीटा था। तो इस वजह से ऑटोमेटिकली आपके पास क्या हुआ, आपके पास टा इज इक्वल टू, अगर आप इस साइन थीटा को जम करें तो ये आपके पास आर क्रॉस एफ होगा। इस वजह से देखो ये खुद ब खुद जो है वेक्टर प्रोडक्ट भी आ गया। अब समझ आ गया। आप देखो टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, अगर आप आर क्रॉस एफ को खोलें तो आर एफ साइन थीटा क्यों आता है वो आपको, आप आपको समझ आ गया। आर एफ कॉस थीटा नहीं आ सकता था क्योंकि एफ कॉस थीटा का तो यहाँ पर टॉर्क प्रोड्यूस करने में कोई रोल था ही नहीं। इस वजह से अगर आप टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ को खोलें तो वो आर एफ साइन थीटा आता है। ठीक है, जल्दी से बताओ शाहबाज क्या समझ आया इसमें से, जल्दी ऊंचा बोलें शाहबाज। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बोलो। यहाँ पर आपके पास जो फोर्स है, ये जो रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है फोर्स का वेक्टर, इसका दो कंपोनेंट चूंकि यहाँ पर होगा, एफ एक्स कंपोनेंट और एफ वाई कंपोनेंट। तो यहाँ पर फार्मूले में हमने सिर्फ और सिर्फ वाई कंपोनेंट को क्यों यूज़ किया है। हेलो, हेलो, आपकी आवाज़ जो है ना वो आना बंद हो गया है। हाँ जी, मैं क्या कह रहा था, शाबाश बोले ना, जल्दी बोले यार। हेलो, हेलो, हाँ बोले ना, आवाज़ आ रही है ना मेरे आपको, मेरी आवाज़ आ रही है आपको। हेलो, हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आपको। हेलो, हाँ जी, आवाज़ आ रही है अब आपको। अच्छा जल्दी बोलें यार शाबाश, टाइम नहीं है, जल्दी बोलें, आगे क्या बोला था। ठीक है, सही है।
चलें आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर मेरे पास जो फ़ोर्स है एफ है जो कि आपके पास वेक्टर रेड कलर से बनाई गई है, इसके 2 कंपोनेंट हो है, ज़ाहिर-सी बात है एफ एक्स और एफ वाई है। तो फ़ॉर्मूले में हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ वाई कंपोनेंट को जो है कंसीडर किया है, तो एक्स कंपोनेंट को क्यों कंसीडर नहीं किया है? यस, एग्ज़ैक्टली। तो टॉर्क प्रोड्यूस होता है। वेरी गुड। हाँ, तो एफ एक्स जो है आप उसको एफ एक्स का कोई रोल नहीं है टॉर्क प्रोड्यूस होने में, ठीक है? एफ एक्स जो है बल्कि जो है इसको बाहर की तरफ खींच रहा है। तो ये जो है टर्नी इफेक्ट प्रोड्यूस होने में एफ वाई का पूरा रोल है, एफ एक्स का कोई रोल नहीं है। इस वजह से फार्मूले में आपके पास हमने क्या किया था, टा इज इक्वल टू मूवमेंट आर्म को फोर्स के सिर्फ और सिर्फ वाई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई किया था। तो हमारे पास क्या बना था, टा इज इक्वल टू आर, और वाई कंपोनेंट क्या था आपके पास, एफ साइन थीटा था। ठीक है, एफ साइन थीटा, और इसकी डायरेक्शन यहाँ पर ये है तो ये हुआ। तो इसी वजह से आप यहाँ पर देखो ये साइन थीटा है, तो मैं इसको अगर आप जम करके लिखना चाहो तो ये आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट को अगर आप खोलें तो वो साइन थीटा क्यों लाता था। तो टा इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, इसको अगर आप जम करें तो टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है। क्लियर हो गया? ओके, वेरी गुड। चलें आपको समझ आ गया है इसका मतलब। अब यहाँ पर देखो टॉर्क जो है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो चीज़ें हमने डिटेल से पढ़ी हुई हैं। चलें आप खुद मुझे बताओ किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हाँ जी। आप हाँ, वेरी गुड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टा इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा हमारे पास फार्मूला था। तो एक तो आपके पास इसकी मूवमेंट आर्म पे ये देखो, ये सारे आर और एफ दोनों पे ये डायरेक्टली जो है प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब जितनी मूवमेंट आर्म ज़्यादा होगी उतनी टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो मूवमेंट आर्म के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है या पोजीशन वेक्टर पे डिपेंड करता है उसकी मैग्नीट्यूड पे। इसके बाद दूसरे जो है किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो फोर्स पे डिपेंड करता है। तो फोर्स के साथ भी ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब जितनी ज़्यादा आप फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होंगे। तो आपके पास जो दूसरा पैरामीटर था वो फोर्स था। ठीक है, फोर्स की जो है मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। तीसरा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एंगल पे डिपेंड करता है। ठीक है, थीटा पे डिपेंड करता है। और थीटा यहाँ पर क्या था, आपके पास जो मूवमेंट आर्म और फोर्स के दरमियान, ठीक है, जो एंगल बनता है वो थीटा होती है। तो थीटा जो है, थीटा पे अब थीटा पे जो है कैसे डिपेंड करता है। अब थीटा जो है क्या हो तो टॉर्क मिनिमम होती है, या कौन सी थीटा पे जो है टॉर्क मैक्सिमम होती है, तो आप यहाँ से जो है देख के बता सकते हैं। तो देखें यहाँ पर थीटा जो है आप जीरो पुट करें तो साइन जीरो क्या होती है, जीरो होती है। ये पूरे के पूरा जीरो हो गया तो टा जीरो हो गया। या साइन 180 पुट करो तो साइन 180 भी जीरो होती है, तो ये पूरा के पूरा जीरो हो गया। तो थीटा जीरो और 180 पे टॉर्क जीरो होती है, तो इसका मतलब थीटा जीरो और 180 पे टॉर्क आपके पास मिनिमम होती है। ठीक है, और मैक्सिमम कब होगा, तो अगर आप यहाँ पर 90 पुट करें तो साइन 91 की इक्वल होती है। अगर आप इधर 270 पुट करें तो साइन 270 भी 1 इक्वल होती है। तो साइन 90 और साइन 270 दोनों 1 की इक्वल होती है। तो टा इज इक्वल टू आर एफ होती है। तो देखो यहाँ पर आपके पास मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो वो दो कौन से एंगल है जहाँ जिस पे टॉर्क मैक्सिमम होगा, 90 और 270 पे आपके पास टॉर्क मैक्सिमम होगा। तो याद रखें आपके पास दो एंगल ऐसी है जिस पे टॉर्क मैक्सिमम होती है। वो कौन से दो एंगल हैं, 90 और 270 पे। और दो एंगल ऐसी हैं जिन पे आपके पास टॉर्क बिल्कुल मिनिमम हो जाती है, जीरो हो जाती है। वो कौन से आपके पास एंगल है, 0 और 180। तो इन दोनों एंगल्स पे आपके पास टॉर्क मिनिमम होती है। बाकी इसके अलावा आपके पास मोमेंट आर्म या पोजिशन वेक्टर या फोर्स पे भी डिपेंड करती है। हाँ, अगर आपके पास फोर्स भी जीरो हो तब भी जाहिर सी बात है, अगर आप फोर्स एग्जर्ट ही नहीं करेंगे तो टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होगा, टॉर्क फिर भी जीरो होगा। अगर मोमेंट आर्म भी जीरो हो तो मतलब आपके पास जो पाइवट पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन तक का जो फासला भी कुछ नहीं हो, ठीक है, तब भी आपके पास टॉर्क जीरो ही होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप इस नेट को खोलने की कोशिश कर रहे थे तो आप जो है फोर्स को यहाँ पर एग्जर्ट करने के बजाय इसी नेट के एन ऊपर अप्लाई करें तो जाहिर से बात है कि जो है टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, ये नेट नहीं खुलेंगे। अगर आप दरवाज़ा को जो है खोलना चाहें तो जो है आप क्या करें, बिल्कुल उसी कब्जे के ऊपर फोर्स लगाएं, तो जाहिर सी बात है दरवाज़ा तो नहीं खुलेंगे, क्योंकि आपके पास जो पोजीशन वेक्टर वो जीरो है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल से डिस्कस किए हुए हैं, इस वजह से जो है मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। जल्दी से शाबाश बताओ किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है।
चलिए मुझे ये बताओ कि टॉर्क जो है कब मैक्सिमम होती है? किन 2 एंगल्स पे टॉर्क मैक्सिमम होती है? हाँ, चलें सही है, बिल्कुल सही है, 100% सही है। यहाँ पर एक जो है डू यू नो लिखा हुआ है, इसको भी आपने लाज़मी पढ़ना है और मुझे कल बताना है कि इसमें क्या लिखा गया है। ठीक है? पेपर में यहाँ से भी अक्सर वो क्वेश्चन जो है ना उठा के देते हैं। ठीक है? अब चलो मूवमेंट ऑफ कपल जो है आप ये टॉपिक आप खुद पढ़ें और मुझे समझाएँ, ठीक है? ये बिल्कुल उसी तरह ही है। ठीक है? कपल कैसे जो है प्रोड्यूस होते हैं ये मैंने समझाया था ना आपको। बस ठीक है, वही है। अब आते हैं इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम क्या होती है? ओके, लेट्स सपोज मेरे पास एक बॉडी है। इस बॉडी पे कई फोर्स एग्जर्ट हो रहे हैं, ठीक है? कई फोर्स इस बॉडी पे लग रहे हैं और इस अगर इस बॉडी पे कई फोर्स लग रहे हों बट स्टिल इस बॉडी के अंदर कोई ट्रांसलेशनल मोशन ना हो और कोई रोटेशनल मोशन ना हो, तो उस वक्त हम इस बॉडी की स्टेट को इक्विलिब्रियम कहा जाता है। यानी इस बॉडी की स्टेट को हम कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ठीक है? यानी अंडर द एक्शन ऑफ सिविल फोर्सेस एंड टॉर्क्स देयर इज नो चेंज इन ट्रांसलेशन मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन। यानी इसकी ट्रांसलेशन मोशन में भी कोई तब्दीली नहीं आ रही है। ट्रांसलेशन मोशन का मतलब वो ऐसे लीनियर मूव कर रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। रोटेशनल का मोशन वो ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है? तो इस रोटेशनल मोशन में भी कोई तब्दीली नहीं आ रही है, कोई चेंज नहीं आ रही है। तो उस वक्त हम कहेंगे कि हमारा बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ठीक है? तो इन शॉर्ट में सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है वर्ड से जो है क्या कर सकता हूँ, इस डेफिनेशन को पूरा कर सकता हूँ, वो है ज़ीरो एक्सेलरेशन। मतलब आपके पास अगर आपके बॉडी में अगर आपके बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्स एक्ट हो रहा हो। यस, अगर आपके बॉडी पे बहुत सारे फोर्स एक्ट हो रहा हो बट स्टिल आपके बॉडी में जो है ज़ीरो एक्सेलरेशन हो, ज़ीरो रोटेशनल एक्सेलरेशन और ज़ीरो ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन हो, तो उस वक्त हम कहेंगे कि हमारा बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ठीक है? और किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम स्टेट में अगर आप स्टडी करें, ठीक है? तो इसको हम स्टैटिक कहा जाता है। द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड स्टैटिक्स। क्लियर हो गया? तो शर्त ये है कि इक्विलिब्रियम के लिए आपका बॉडी जो है आपके बॉडी आपके पास बॉडी है, उसका जो लीनियर एक्सेलरेशन है उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आनी चाहिए और रोटेशनल एक्सेलरेशन है या एंगुलर एक्सेलरेशन है उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आनी चाहिए। अगर आपके बॉडी की दोनों एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन और रोटेशनल एक्सेलरेशन या एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों ज़ीरो हों, तो उस केस में आपकी बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा। शर्त यह है कि दोनों लीनियर एक्सेलरेशन एज वेल एज रोटेशनल या एंगुलर एक्सेलरेशन बोथ शुड बी ज़ीरो फॉर इक्विलिब्रियम। क्लियर हो गया? चलें अभी हम इसकी एग्जांपल करेंगे, आपको समझ आ जाएंगे। इसकी जो है टाइप्स हैं, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम है और एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम ये है कि जब आपके पास कोई बॉडी रेस्ट में हो, ठीक है? और उस बॉडी के ऊपर बहुत सारी फोर्स एक्ट हो रहा हो, ठीक है? और अगर आपके पास वो बॉडी जो है आपके पास इक्विलिब्रियम में हो, तो उस केस में हम उस बॉडी को स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाते हैं। ठीक है? So when a body at rest under the action of several forces acting together, the body is said to be in static equilibrium. For example, यहाँ पर मेरे पास एक बुक पड़ा हुआ है। ये बुक आपके पास रेस्ट में है, ठीक है? रेस्ट में है और यहाँ पर टोटल हमारे पास अभी दो फोर्स लग रही है। एक तो वेट लग रही है डाउनवर्ड, दूसरा इसका रिएक्शन, वेट का जो रिएक्शन है वो नॉर्मल फोर्स अपवर्ड लग रही है। ठीक है? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर फोर्स तो लग रहा है, एक वेट लग रहा है, एक नॉर्मल फोर्स, दो फोर्स लग रही है, बट स्टिल यहाँ पर आपके पास क्या है, आपकी बॉडी की लीनियर एक्सेलरेशन एज वेल एज रोटेशनल एक्सेलरेशन ज़ीरो है। क्या ये बॉडी जो है इस तरफ मूव कर रहा है? क्या ये अपवर्ड मूव कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्या ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसकी लीनियर एक्सेलरेशन ज़ीरो है। क्या ये ऐसे रोटेट कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्या ये ऐसे रोटेट कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी ज़ीरो है। इसका मतलब क्या है कि आपका बॉडी जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है? इस टाइप की इक्विलिब्रियम को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है। क्लियर हो गया? बिल्कुल इसी तरह डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। व्हेन ए बॉडी इज मूविंग एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी अंडर द एक्शन ऑफ several forces acting together, the body is said to be in dynamic equilibrium.
अगर आपके पास बॉडी जो है वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, ठीक है, और मतलब सिविरियल फोर्सेस के अंडर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, तो उस वक्त हम उस बॉडी को कहेंगे कि वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम के स्टेट में है। समझ आ गया? ठीक है, इसकी अभी आपको डिटेल से समझा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा खुद ही। यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देखो ये बॉडी, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपका बॉडी मूव कर रही है, लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब इसका जो है वेलोसिटी में चेंजेस नहीं आ रहा है। जब आपके पास वेलोसिटी में चेंजेस नहीं आ रहा है तो एक्सेलरेशन जीरो है। तो कंडीशन इक्विलिब्रियम का यही तो था कि एक्सेलरेशन जीरो। समझ आ गया? आपका बॉडी, अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी चेंजेस नहीं हो रहा है। जब वेलोसिटी चेंजेस नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन जीरो है। तो कंडीशन यही था आपके इक्विलिब्रियम में कि आपका एक्सेलरेशन जीरो होनी चाहिए, लीनियर और एंगुलर दोनों। अब इसकी दो टाइप्स हैं, एक डायनेमिक ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम है, एक डायनेमिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। When a body is moving with uniform linear velocity, the body is said to be in dynamic translational equilibrium. अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो हम कहेंगे कि वो बॉडी डायनेमिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। यूनिफॉर्म, यस, यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी का मतलब आपके बॉडी जो है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में जो है मूव कर रही है, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है। मतलब उसकी वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, एक्सेलरेशन जीरो है। जैसे कि एक आपके पास पैराट्रूपर है, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो है नीचे फॉल डाउन हो रही है, तो हम इसे डायनेमिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहा जाता है, कह सकते हैं आप। ठीक है, इसी तरह डायनेमिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होती है, व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी देन द बॉडी इज सेड टू बी इन डायनेमिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्लियर हो गया? अगर आपका बॉडी, जैसे कि आपके पास सीडी रूम में आपका जो सीडी प्लेयर में आपका जो सीडी जो है वो रोटेट होती है, तो वो आपके पास क्या होती है, एक यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ जो है मूव कर रहे होती है। मतलब आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होती है, तो इसका मतलब हम कहते हैं कि आपके पास बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ज़रूरी नहीं है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में होने के लिए आपका बॉडी रेस्ट में हो। जैसे कि अगर आप पंखे को देखें, आपका पंखा जब आप शुरू में स्टार्ट करते हैं तो वो आहिस्ता-आहिस्ता घूमने लगता है। तो शुरू में तो वो आपके पास इक्विलिब्रियम में नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। पहले वो ज़ीरो था, जब आपने बटन को ऑन किया तो वो इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन कुछ देर बाद जो है वो एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होता है। उसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, एक यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होती है। तो इसका मतलब आपका जो चलते हुए पंखा है, ठीक है, कुछ देर बाद, यानी जब आपने बटन को ऑन करने के बाद कुछ देर बाद जो है वो आपका चलता हुआ पंखा भी क्या हो जाती है, इक्विलिब्रियम में आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपका पंखा जो है न तो उसमें लीनियर एक्सेलरेशन उसमें है, न तो उसमें आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन है। मतलब लीनियर एक्सेलरेशन का मतलब आपका पंखा ऊपर नीचे की तरफ तो नहीं मूव कर रहा ना, तो आपके पास लीनियर एक्सेलरेशन भी जीरो है। दूसरा, आपका जो पंखा है उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो है। क्यों? क्योंकि वो एक यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी जीरो है। इसका मतलब ये है कि आपका जो चलते हुए जो पंखा है वो भी क्या है, इक्विलिब्रियम में है, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है। क्यों? क्योंकि लीनियर एक्सेलरेशन भी जीरो, रोटेशनल एक्सेलरेशन भी जीरो। समझ आ गया? हाँ, जब आप पंखे को बंद करते हैं तो उस वक़्त हम ये नहीं कह सकते कि आपका पंखा इक्विलिब्रियम में है। क्यों? क्योंकि जब आप पंखे को बंद करते हैं तो वो फिर क्या होते हैं, पहले वो एक यूनिफ़ॉर्म जो है वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है 5 जो है रिवॉल्यूशन पर मिनट के साथ मूव कर रहा था। बाद में वो फिर चूँकि आपने बंद किया है तो वो कम होने शुरू हो जाएँगे, कम होने शुरू हो जाएँगे, कम होने शुरू हो जाएँगे। तो देखो आपका यूनिफ़ॉर्म वेलोसिटी तो नहीं रहा एंगुलर, आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो जब आपका एंगुलर वेलोसिटी चेंज हुआ तो आपका जो है कुछ ना कुछ एक एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो आप यहाँ पर देखो एंगुलर एक्सेलरेशन जो है कुछ ना कुछ है, एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो, जब आपने पंखा बंद किया था तो वो वाला जो लम्हा जो है आपका पंखा जो है इक्विलिब्रियम में नहीं है, बल्कि वो नॉन इक्विलिब्रियम में है। ठीक है? कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में आपके पास 2 कंडीशन आता है। एक आपके पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में है, दूसरा आपके पास सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में है।
फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है, आपकी बॉडी पे लगने वाली सारे आपके पास फोर्सेस की सम जो है वो जीरो की इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर मेरे पास एक बॉडी ओ है, इस पे बेशुमार फोर्स लग रही है, F1 F2 F3 F4 F5, इन सारों की जो सम है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, जीरो की इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एफ नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस Fn इक्वल टू जीरो। Fn का मतलब आपके पास जितने भी फोर्सेस हों, इसको आप ऐसे समीशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ पर I इज इक्वल टू 1 से लेकर n का मतलब है आपके पास फोर्स 1 से लेकर n तक जा रहा है। अगर आपके पास फोर्स 5 तक है तो n आपके पास 5 होगा। ठीक है, इसका मतलब समझ समझ आता है ना, इसका मतलब समीशन का मतलब पता है ना। ओके, तो ये आपके पास पहला कंडीशन था। हाँ, तो अगर आपके पास जो है ना इसका x और y कंपोनेंट है तो आपका सारा x कंपोनेंट भी जीरो इक्वल होने चाहिए, आपके पास सारा y कंपोनेंट भी जीरो इक्वल होनी चाहिए। इन सारों को आपने पढ़ना है खुद से। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है, वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, देन द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड। यानी मतलब आपके पास जो टॉर्क है ना, जितने भी आपके पास बॉडी के ऊपर लग रहा है, उन टॉर्क की सम भी जो है वो जीरो के इक्वल होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर ये सारे भी लिखा है। मतलब ये है कि आपका एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी जाके आपका टॉर्क जीरो हो सकता है। ऐसा ही है ना, तो इसी वजह से यहाँ पर लिखा है टा नेट इज इक्वल टू टा क्लॉकवाइज प्लस टा एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू जीरो। ये लिखा हुआ है फॉर द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टू बी सेटिस्फाइड क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। ठीक है, हेलो। अब कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जा सकता है कि कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए सिर्फ और सिर्फ अगर कोई भी बॉडी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में हो। या अगर कोई बॉडी सिर्फ और सिर्फ सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रहा है तो भी जो है इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है। कंप्लीट कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होने के लिए शर्त यह है कि दोनों कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई होनी चाहिए। कोई भी बॉडी उस वक्त हम कहेंगे कि वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है जब वो दोनों कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को क्या करे, सेटिस्फाई करे। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी सेटिस्फाई हो उस बॉडी के लिए, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी सेटिस्फाई हो उस बॉडी के लिए, फिर जाके हम कहेंगे कि हाँ हमारा बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम का कंडीशन में ही या डिफिनेशन में ही हमने कहा था कि कोई भी बॉडी उस वक्त कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगा जब उस बॉडी के लीनियर एक्सेलरेशन एज वेल एज एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों जीरो हो। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ ये गारंटी देता है कि आपका बॉडी जो है, आपका बॉडी का लीनियर एक्सेलरेशन जीरो है। जबकि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये गारंटी देता है कि आपका एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है। यानी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ इस बात की गारंटी देता है कि उस बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ किसी बॉडी पे जो है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो तो इसका मतलब ये होगा कि ठीक है, ये तो कंफर्म है कि उस बॉडी का एंगुलर एक्सीजन जीरो है, लेकिन ये तो कंफर्म नहीं है ना कि उसका लीनियर एक्सीजन भी जीरो है। तो लीनियर एक्सीजन भी जीरो कंफर्म होने के लिए फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी सेटिस्फाई होना जरूरी है। मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है, ठीक है, चाहे वो फर्स्ट हो चाहे वो सेकंड हो, वो अकेले जो है ये कंफर्म नहीं कर सकता कि वो बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में हो। तो किसी भी बॉडी के कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए पहले कंडीशन और दूसरे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दोनों का जो है सेटिस्फाई होना जरूरी है। समझ आ गया? So when the first condition is satisfied, this means that there is no net force acting on the body, so it will represent translational equilibrium only. यही चीज जो मैंने आपको बताया था। यानी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहते थे एफ नेट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो, ए नेट इक्वल टू जीरो। Therefore, the first condition guarantees only translational equilibrium. ठीक है, when the second condition is satisfied, this means that there is no net torque acting on the body, so it will represent rotational equilibrium only. Torque net equal to zero, इसका मतलब अल्फा नेट इक्वल टू जीरो, ये एंगुलर एक्सीलरेशन है, एंगुलर एक्सीलरेशन इक्वल टू जीरो। Therefore, the second condition guarantees only rotational equilibrium. So, for complete equilibrium, both the first and second condition of equilibrium must be satisfied. समझ आ गया? समझ आ गया? समझ आ गया ना? हेलो, समझ आया कि नहीं आया? सो तो नहीं रहे हो?
आ गया ना? क्या बोला मैंने शाबाश? जल्दी से ऊंचा बोलें, जल्दी से रिपीट करो। मैंने जो अभी लास्ट में बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन ज़रूरी है, ये जल्दी से बताओ शाबाश। क्या क्या बोला था मैंने? रिपीट करें जल्दी से। रिपीट करो ना जल्दी से, क्या बोला था मैंने? कोई भी बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम होने के लिए कौन सी कंडीशन ज़रूरी है? फर्स्ट कंडीशन ज़रूरी है या सेकंड कंडीशन ज़रूरी है? नहीं, मैंने आपसे ये पूछा कि कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन ज़रूरी है? हम्म। हाँ हाँ बोलें। हेलो। यार एक तो पता नहीं यार, आपके साथ ये नेट का मसला होता है रोज, ये इसकी मुझे नहीं समझ आ रही। आवाज़ आ रही है मेरे आपको? नहीं, मैंने आपसे ये पूछा है कि कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए जो है आपके पास पहला कंडीशन ज़रूरी है या दूसरा कंडीशन ज़रूरी है? कोई भी बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम होने के लिए पहला कंडीशन जो है वो काफ़ी है या दूसरा कंडीशन भी ज़रूरी है? हेलो। हेलो। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो। हाँ जी। हाँ जी, फिर से आपके आपके साथ वही मसला हो रहा है, ये बार-बार जो डिस्कनेक्ट कनेक्ट। हुँ, तो ये क्या मसला हो रहा है? ये इंटरनेट के साथ मसला है या आपके लैपटॉप के साथ मसला है? इंटरनेट के साथ मसला है? तो इसको ठीक कराएँ ना यार मेरे भाई यार, इसको ठीक कराएँ। तो मैं अभी आपसे ये पूछ रहा था। चलें ठीक हो गया। सो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि कोई भी बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ फर्स्ट कंडीशन ज़रूरी है या सेकंड भी जो है कंडीशन फुलफ़िल होना ज़रूरी है? ये जो चीज़ मैंने आपको समझाया था, ये आप सुन रहे थे या नहीं सुन रहे थे? या उस वक़्त आप कनेक्ट थे या डिस्कनेक्ट थे? जब मैंने कंप्लीट इक्विलिब्रियम समझाया था? हाँ, तो बोलें ना। हाँ, वेरी गुड, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है, वेरी गुड, सही है। हाँ, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कि आपके पास जो पंखा है ना, आपका जो सीलिंग आपके पास पंखा है, वो अब आपने कहा कि चलो ठीक है, वो आपके पास जो है उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन तो ज़ीरो है, ठीक है? तो अगर आप उसको क्या करें, उस सीलिंग से जो है उतार के जो है ना आप उसको नीचे लेके आएँ। तो देखो, उसकी जो एंगुलर एक्सेलरेशन तो ज़ीरो था, लेकिन आपने नीचे उतार के आया तो वो नीचे की तरफ मूव करे, तो उसके अंदर कुछ न कुछ लीनियर एक्सेलरेशन भी होगा। तो आप नहीं कह सकते। हाँ, जब तक छत के साथ लटका हुआ है, ठीक है, तब तक उसकी लीनियर एक्सेलरेशन ज़ीरो थी, आप कह सकते हैं कि कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है। अगर आप छत से उतार के उसको आगे-पीछे करने की कोशिश करें, ठीक है, लेफ्ट राइट उसको जो है लेके चलें या अप डाउन उसको लेके चलें, तो उस वक़्त अब वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। हाँ, वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तो होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तो हो है, क्योंकि उसकी एंगुलर जो है एक्सेलरेशन ज़ीरो है। लेकिन वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, क्योंकि उसकी लीनियर एक्सेलरेशन अब कुछ न कुछ है, क्योंकि आप उसको जो है आगे-पीछे की तरफ भी मूव कर रहे हैं। ऐसे ही बात है ना? हाँ, बिल्कुल इसी तरह है। इसमें जो है ना आप ये एक फिगर 2.3 में डिटेल से समझाया हुआ है, यहाँ पर एक 3 फिगर है,
ठीक है? ये 3 फिगर है। इन 3 फिगर्स को जो है आप समझेंगे ना तो आप डिटेल्स आपको जो है बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा कि कंप्लीट इक्विलिब्रियम जो है क्या होता है और कब जो है कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होता है। तो ये चलें अभी तो जो है टाइम नहीं है। मैं जो है ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है? इसके बाद हमारा जो है चैप्टर एंड हो जाता है। तो चलें इसको जो है हम नेक्स्ट जो है लेक्चर में डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। सो आपका काम है जहाँ तक मैंने पढ़ाया है अभी देखो ये जो 2 चैप्टर्स हमने पढ़े हैं, इन 2 चैप्टर्स को आपने लफ़्ज़ बाय लफ़्ज़ पढ़ना है, ए टू ज़ी पढ़ना है, कोई भी जो है ऐसा जो है वर्ड आपसे जो है मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है? यानी चैप्टर 2 का पहले टॉपिक से लेकर अभी यहाँ पर एंड तक, ये जो पेज नंबर क्या है 64 तक आपका ए से ज़ी जो है वो पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको मुश्किल होगा, आपको ये समझ नहीं आएँगे, ठीक है? तो ये जब पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें डिटेल से समझ आ जाएँगे, क्योंकि हमने जो है कोर्स को भी आगे लेके जो है जाना है, इस वजह से थोड़ा तेज़ी के साथ पढ़ना होगा। इसी वजह से मैंने जो है आज जो है एक्स्ट्रा 30 मिनट्स भी रखा गया था ताकि हम थोड़ा बहुत आगे बढ़ सकें। अभी यहाँ पर देखिए ना तो देखो अभी ये बॉडी जो है कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है या नहीं है आपको बताना है। तो आप बताओ कि ये कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है या नहीं, इसको हम कल डिस्कस करेंगे लेकिन जल्दी से आप मुझे बताओ ये कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? पहला कंडीशन यहाँ पर पहले कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि अपवर्ड आपके पास 2F F जमा F2 ऑफ लग रहा है और डाउनवर्ड पे 2F लग रहा है, तो ये फोर्स आपस में कैंसिल होगा। सम ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी इज इक्वल टू 0, हेंस देयर इज नो एनी लीनियर एक्सीलरेशन, ठीक है? लीनियर एक्सीलरेशन इज 0। सो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। दूसरा कंडीशन यहाँ पर कोई चूँकि टॉर्क जो है यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं हो रहा, यानी मतलब यहाँ पर रोटेट होने का कोई चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फोर्स इस साइड पे लग रहा है, ये फोर्स इस साइड पे लग रहा है और ये बिल्कुल सेंटर से लग रही है। इस वजह से या तो इसने अपवर्ड जाना था या तो इसने डाउनवर्ड जाना था। ये रोटेट होने का कोई चांस यहाँ पर नहीं बन रहा। ऐसा ही है ना? इस वजह से यहाँ पर आपके पास क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी 0 है। इसका मतलब ये दोनों जो है कंडीशन को यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, लिहाजा ये बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है? इसी तरह ये भी हम इनको पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कि ये कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है या कंप्लीट इक्विलिब्रियम में नहीं है। आप ऐसा करें कि इसको देखो यहाँ पर डिटेल से लिखे गए हैं, आप इसको जो है कल के लेक्चर से पहले खुद भी इसको एक दफ़ा जो है रिवाइज़ करें, इसको एक दफ़ा पढ़ें तो आपको चीज़ें क्लियरली समझ आ जाएगा। ठीक है? इसके बाद मैं आपको ये समझा भी दूँगा एक दफ़ा फिर से, ठीक है? ये डायग्राम क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आके हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। इसके बाद हम जो है एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं, ठीक है? कल इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। इसी एक छोटे से ये जो फिगर 2.34 को जो है एक्सप्लेन करने के बाद एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम्स हम सोल्व करते हैं। मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम दिए थे वो आपने किए हैं? मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम दिए थे वो आपने किए हैं? मैंने आपको दिया था ना ये इसी का जो है पता नहीं इसका जो है हाँ, ये देखो 1 मिनट मुझे देखने दो। ये दिया था ना क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 मैंने कहा था ये आप कर पाएँगे। मैंने कहा था ये आप कर पाएँगे। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 तक कर पाएँगे, ठीक है? You can easily solve up to क्वेश्चन नंबर 5। अब कल का काम सुनो, कल आपने जितना कुछ हमने पढ़े हैं चैप्टर 2 वेक्टर्स, आपके पास काफ़ी टाइम है, इन सारी चीज़ों को डिटेल से पढ़ना है। मैं कल आपसे ओरली पूछूंगा, ठीक है? अगर हो सके तो अगर मेरे पास टाइम बचा कल हम फिर जो है आधा घंटा पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्लास को। और उस आधे घंटे में मैं फिर आपका जो है छोटा सा टेस्ट भी लूँगा। मैं जो है देखूँगा कि आपने पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, ठीक है? बाकी इंशाल्लाह हम कल मिलते हैं। आज की क्लास को यहाँ पर हम एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। जी, जी। इसको आप प्रिंट निकालें, ठीक है? प्रिंट आउट कर दें, सिर्फ़ इसी चैप्टर को, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी चैप्टर को प्रिंट आउट करें, ठीक है? बाकी इंशाल्लाह हम कल मिलते हैं। ओके, खुदा हाफिज़।